हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बाहुबली द कंक्लूजन में। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। और हाँ, आप अपने आप को कितना ही बड़ा 30 मार खान या इंटेलिजेंट समझते हो, साइंस के हिसाब से आप एक जानवर हो। आप क्या, मैं भी जानवर हूं, बिकॉज वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनिमल टिश्यूज। एक और बात, ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यानी बाहुबली द बिगिनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है प्लांट टिश्यूज के बारे में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो समय निकालकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यूज, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड मस्कुलर टिश्यूज, थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज एंड फोर्थ नर्वस टिश्यूज। तो चलिए अब हम एक एक करके तीर छोड़ते हैं और इन चारों टिश्यूज को एक एक करके निपटा देते हैं। शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज से। एपिथेलियल को आप ऐसे याद रख सकते हो, थैली, और एक ऐसी थैली जिसको सरकार कभी बैन नहीं कर सकती। थैली का काम क्या होता है? पैकेजिंग करने का, उसमें हम सामान ले जाते हैं। सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है वो हमारी बॉडी में पैकेजिंग का काम करती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी थिन। ये टिश्यू जो होती है दैट इज प्रोटेक्टेड इन नेचर एंड इट इज अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि अगर कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस बच गया तो दुश्मन वहां से घुस सकता है। तो प्रोटेक्टिव है, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसका काम होता है पैकेजिंग का। तो किस चीज को पैकेज करती है ये? हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। बॉडी ऑर्गन्स की जो आउटर लेयर होती है और उनकी इनर लाइनिंग भी जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। आउटर लेयर बनने से क्या होता है कि ऑल द ऑर्गन्स रिमेन सेपरेट एंड डिस्टेंट। ये टिश्यू पाई जाती है हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में, नोज में, जैसे कि मैंने बोला इंटरनल ऑर्गन्स में भी होती है, और हमारी बॉडी कैविटी जो होती है उसकी भी अंदर की लाइनिंग जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। और इसके साथ हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये टिश्यू अलग अलग शेप की हो सकती है, जैसे कि फ्लैट, क्यूबॉइडल या कॉलमनर। No matter what shape it is always continuous and there is no intercellular space. ये टिश्यूज प्रोटेक्शन के साथ साथ सेंसरी परसेप्शन का भी काम करते हैं। जैसे हमें कुछ चुभ रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो हम इसी की हेल्प से फील करते हैं। मोर ओवर कुछ टिश्यूज जो होती हैं इसकी, दे हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। वो किसी स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही प्रेजेंट होती है। डिपेंडिंग ऑन द शेप, epithelial tissues are divided into 6 categories. First, squamous tissue. Second, stratified tissue. Third, cuboidal tissue. Fourth, columnar tissue. Fifth, ciliated tissue. And last, glandular tissue. अगर आप स्क्वामस टिश्यू की बात करें तो जब आप उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी सेल्स स्क्वायर के जैसी दिखती है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम स्क्वामस टिश्यूज। इसकी सेल्स जो होती है वो काफी थिन होती है, फ्लैट होती है। मोर ओवर इनका न्यूक्लियस जो होता है सेल्स का दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, और इसकी सेल्स जो होती है वो भी बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। अगर आप इनकी बात करो, सो दीज टिश्यूज प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नेजल कैविटी। नाउ स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। तो जब स्क्वामस टिश्यूज की कुछ लेयर्स मिल जाती है एक के ऊपर एक, सो दे फॉर्म स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज आर फाउंड इन स्किन एंड कॉर्निया। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही समझ में आता है, इट इज क्यूबॉइडल इन शेप। इट इज फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। Now we go on to columnar epithelial tissue. They are vertically arranged, cylindrical in shape. They are usually tall. They are found in the inner lining of the small intestine and stomach. Next is ciliated epithelial tissue, also known as ciliated columnar tissue. Ciliated comes from the word cilia, which means hair-like projections. ये hair-like projections होते हैं उन columns के ऊपर. They keep lashing. Thus, they help in the movement of substances in that region. For example, they are found in trachea and help in the movement of mucus. Now, the last type of epithelial tissue, that is glandular tissues. नाम से ही समझ में आता है, glandular comes from the word gland.
ग्लैंड का काम क्या होता है, उनको चैन नहीं पड़ता, वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में रिलीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करते रहते हैं. दैट इज द जॉब ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एज वेल. दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक. हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. सुन के डर मत जाना, और बाप रे मेरे पेट में एसिड होता है, विच इज प्योरली नेचुरल. At some places, these glandular tissues are folded inwards. For example, sweat glands and tear glands. जैसे आपको कभी दिल टूट जाता तो आंसू आते हैं कि नहीं आंखों से. So that is because of the tear glands. इस तरह हमने खत्म कर दिया है एपिथेलियल टिश्यू को. अब हमारा अगला शिकार है कनेक्टिव टिश्यू. नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कनेक्ट करने का काम करता है. इट कनेक्ट्स ऑर्गन्स विद इन आवर बॉडी एंड कीप्स दोज ऑर्गन्स इन प्लेसेस. कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसका एक मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स मतलब एक सब्सटेंस होता है. द सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो है इट मे बी जेली लाइक, इट मे बी फ्लूइड और इवन रिजिड. अब कनेक्टिव टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, सपोर्टिव, फ्लूइड एंड प्रॉपर. सपोर्टिव में आते हैं बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में आते हैं ब्लड एंड लिम्फ, और प्रॉपर में आते हैं एरियोलर, एडिपोज एंड फाइबर्स. तो चलिए पहले समझते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, एक स्ट्रक्चर देती है. फॉर एग्जाम्पल बोन्स. बोन्स जैसे देखो, बोन्स कैसी होती है, एकदम हार्ड. बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते, यहाँ जॉइंट्स पे आप मोड़ सकते हैं, लेकिन बोन कभी मुड़ती नहीं है. सो इट इज रिजिड. ये पोरस होती है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो सकता है. इट इज नॉन फ्लेक्सिबल. बोन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है. इसका बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है इट इज मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम. तो आपको पता होगा कि किसी को अगर फ्रैक्चर होता है बोन्स में या कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो मेडिसिन दी जाती है उसमें कैल्शियम जरूर होता है. एंड द सेल्स ऑफ बोन्स आर लिविंग. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है कार्टिलेज. कार्टिलेज हमारे ईयर लोब्स में हो सकती है, ईयर्स में, यहाँ पर नोज में जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर हो सकती है. इट इज पोरस. ये हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है. इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती. लेट मी टेल यू, ब्लड होता है बट ब्लड वेसल्स नहीं होती है. नाउ वी गो ऑन टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. द फर्स्ट एग्जांपल इज ब्लड. कभी कभी हमको सुन के अजीब लगता है यार ब्लड कैसे टिश्यू है, बट ब्लड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा जो होता है दैट इज द मैट्रिक्स पार्ट. मतलब प्लाज्मा में ये डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स ये सारे सस्पेंडेड होते हैं और ये प्लाज्मा के साथ फ्लो होते हैं. अब प्लाज्मा का काम क्या है, ब्लड का काम क्या है, फ्लो होना. सो 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर सो दैट इट कैन इजिली फ्लो. देन वी गो ऑन टू आरबीसीज. आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स. इनका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ना उसको ऑक्सीजन से बड़ा प्यार होता है. जहां भी ऑक्सीजन मिलती है उसको पकड़ के दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है. WBCs आर द फाइटर सेल्स ऑफ आवर बॉडी. जब भी हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स या कुछ आ जाते हैं तो WBCs क्या करते हैं, उसको मार डालते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. अब RBCs जो होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप. WBCs जो होती है दे कैन चेंज देयर शेप, कि भाई कहीं से भी आ गया है बस मुझे इसको दबा के इसको मार डालना है. दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ WBCs इज. WBCs दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ 5 टाइप्स: न्यूरोफिल, eosinophil, basophil, lymphocyte and monocyte. The last component of blood is platelets. Platelets help in the clotting of blood और coagulation of blood. इसका मतलब क्या होगा, जब भी हमें कभी चोट लगती है, कभी कट लग गया तो क्या होता है, we start bleeding, but after some time the bleeding automatically stops. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती है वो यहां पर आके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है. दैट इज नोन एज कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो वो क्लॉटिंग होने से जो भी कट लगा था वो भर जाता है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है. हमारी बॉडी में ब्लड का एक भाई होता है जिसको लिम्फ कहा जाता है. जब ब्लड वेसल्स में फ्लो होते होते बाहर निकल जाता है, व्हेन इट oozes आउट, इट फॉर्म्स लिम्फ. लिम्फ जो होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर. इसमें आरबीसीज नहीं होती है, सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होती है. लिम्फ जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल्स के आसपास जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उसको वापस ले जाता है ब्लड में. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इंप्रूवमेंट ऑफ आवर इम्यूनिटी. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रॉपर. इसमें आते हैं एरियोलर,
adipose and fibrous connective tissues. Areolar connective tissue is the most widespread connective tissue of our body. It runs beneath the skin inside. इसका काम होता है स्किन को इलास्टिसिटी देना. इसका मतलब जैसे स्किन आप ऐसे पकड़ के छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं खिंचाई जाती है. यू पुल इट एंड यू रिलीज इट, तो ये वापस शेप आता है बिकॉज ऑफ एरियोलर. एडिपोज टिश्यूज के सेल्स में फैट्स होता है और ये पैडिंग का काम करते हैं. ये स्किन के नीचे होते हैं, अराउंड द किडनीज और आईबॉल के आसपास भी होते हैं. इनका काम होता है स्किन को इंसुलेट करना, मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, हीट अंदर की बाहर नहीं निकल पाती, दैट इज बिकॉज ऑफ एडिपोज. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो होती हैं वो इलोंगेटेड सेल से बनी हुई होती हैं एंड दे आर रियली स्ट्रांग. इनमें पहली होती है लिगामेंट्स जो बोन्स को बोन से ज्वाइन करती हैं और ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है. दूसरी होती है टेंडन. टेंडन जो होती है वो मसल्स को बोन से ज्वाइन करती है. वो ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है लेकिन वो भी स्ट्रांग बहुत होती है. 2 दुश्मनों का सक्सेसफुली शिकार करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे शत्रु की ओर, जिसका नाम है मसल टिश्यूज. मसल्स जो होती है दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. दे आर ऑफ 3 टाइप्स: striated, unstriated and cardiac muscles. Let us understand striated tissues. Striated का मतलब होता है स्ट्रिप्स. जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो हमको डार्क और लाइट कलर के पैचेस दिखते हैं. ये लॉन्ग फाइबर सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है एंड वी कैन मूव देम वॉलंटरीली. दे आर वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स का मतलब जब हमारी इच्छा होती है हम उनको मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी में आर्म्स में होती है, लेग्स में होती है, फेस, नेक, इन सब जगह पर होती है. इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो 50% वेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स. नाउ अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज, दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड दे आर इनवॉलंटरी. इसका मतलब हम उनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी में अपने आप काम करते रहते हैं. वी कांट स्टार्ट और स्टॉप दीज मसल्स. इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, iris of the eye या inner lining of the blood vessels. They keep working without our knowledge. Now cardiac muscle tissues. कार्डियक मसल टिश्यूज सिर्फ आपके हार्ट की वॉल्स को बनाती हैं. कार्डियक का मतलब भी क्या होता है? वही दिल जो धक 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 बहुत तेज करता है जब आपके सामने कोई खूबसूरत आ जाता है या आ जाती है. कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड. The movement of cardiac muscles is involuntary. मतलब आप हार्ट का धक धक करना, मतलब आप हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट अपने आप धड़कता रहता है. और कार्डियक मसल्स का एक स्पेशल फीचर होता है, दे डोंट गेट टायर्ड. स्ट्रिएटेड मसल्स वगैरह जो होती है ना, दे गेट टायर्ड, लेकिन हार्ट की मसल्स पूरी जिंदगी बिना थके काम करती रहती है. और जिस दिन कार्डियक मसल थक जाती है ना, उस दिन आदमी परमानेंटली थक जाता है. अब हमें आखिरी तीर चलाना है क्योंकि हमारा आखिरी दुश्मन बचा हुआ है और जिसका नाम है नर्व टिश्यू. नर्व टिश्यूज मेक आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. They all, this brain, spinal cord and nerves combine to form the nervous system. देखिए हमारी बॉडी में सारे सेल्स जो होती है ना वो स्टिमुलस को लेकर रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस. व्हाट इज अ स्टिमुलस? जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो जो हीट है दैट इज द स्टिमुलस. आपने किसी चीज को देखा, सो लाइट इज द स्टिमुलस. So how do the nerve tissues work? The signals are passed by the neurons. If you look at the structure of a neuron, न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. उसकी बॉडी से छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है दैट इज नोन एज एक्सन. एक्सन जहां पर खत्म होती है दैट इज नोन एज द नर्व एंड. अब कोई भी स्टिमुलस कैसे जाता है? जो डेंड्राइट्स होते हैं दे पिक द स्टिमुलस एंड दे पास इट टू द सेल बॉडी. इन टर्न इट इज पास्ड अलोंग द एक्सन. इस तरह से द सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और इस तरह से सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है. एंड देन द ब्रेन टेक्स डिसीजन. आपको हाथ उठाना है, किसी चीज को देखकर रिस्पॉन्ड करना है, व्हाट एवर द केस इज. सो दिस इज हाउ द सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम द न्यूरॉन टू द ब्रेन. The signals which travel in our body are known as impulse. With this,
we come to the conclusion of Bahubali, the conclusion. I hope you understood the chapter.